अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी 36 की मौत। पीएम मोदी ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत। 4 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया। मृतक परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख सहायता राशि देने के निर्देश। यूपी उपचुनाव की तारीख बदली। अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। 13 नवंबर को नहीं पड़ेंगे वोट। पीएम मोदी का झारखंड दौरा। भ्रष्टाचार पर बोले पीएम मोदी। कहा हेमंत का जिक्र नहीं। जेएमएम राजद कांग्रेस को परिवारवादी कहा। भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा। योगी कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी। 2024-25 सीरा नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। केन बेतवा लिंक परियोजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी। और दिल्ली में एक्यूआई 400 पार। सांस संबंधी मरीज 35%। बड़े 6 दिन तक प्रदूषण कम होने के आसार नहीं। सीएम बोली 10,000 वॉलंटियर तैनात होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली के सभी छठ घाट पर तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। सभी घाटों पर छठ समिति के पदाधिकारी ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि छठ व्रतियों की व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी न रहे। दिल्ली के किराड़ी स्थित छठ पार्क में व्रतियों की व्यवस्था के लिए तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है। इसको लेकर पदाधिकारी स्वयं उपस्थित होकर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा दिल्ली के किराड़ी इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहां साफ सफाई के साथ घाट को सजाने व आकर्षित बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। जो मैं बकौल 3 साल महासचिव का जिम्मेदारी निभाया था। अच्छा, जिस तरीके से आप छठ पर्व का हर साल आयोजन करते हैं, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरीके से आपकी तैयारी है? इस बार जैसे कि हमारे संस्थापक महंत रामदयाल दास महतो जी ने बताया आपको कि पिछले साल हमारे पास 10 घाट का आयोजन दिल्ली सरकार की सहायता से किया गया था। इस बार उस घाटों की संख्या को बढ़ाया गया है। उस घाटों की संख्या 20 की गई है और 20 की गई क्योंकि क्या है कि किराड़ी के अंदर जो जितना जल भराव है उसको देखते हुए कि हमारे जो छठ व्रती हैं ये ज़्यादातर हमारे मिथिलांचल और पूर्वांचल में इस छठ त्यौहार को मनाया जाता है। अब तो इसके साथ साथ क्या है कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर भी और भी धर्म के लोग जो हैं इस आस्था को मान के इसके पूजा कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारे किराड़ी में ज़्यादातर पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग हैं। इसके अलावा भी अदर लोग भी शुरू कर दिए हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं को देख के हम लोगों ने छठ घाट का निर्माण ज़्यादा करवाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छठ व्रती आके यहाँ पे अपना पूजा संपन्न कर सकें। देखिए, हम पिछले 1995 में शुरुआत किए, जब से लेकर अब तक लगातार चलते आ रहा है। 30वां कार्यक्रम है और 30वां कार्यक्रम होने के नाते अपने आप में भव और सभी कुछ 30 साल के हिसाब से हो रहा है। मगर किराड़ी की स्थिति दुर्दशा किसी से छुपित नहीं है। पूरे किराड़ी जलमग्न है। अब जलमग्न के अंदर ये 5 एकड़ के ग्राउंड को ठीक करना तो हमारे दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से 2-3 महीने से समर्पित था और इसको लाखों रुपया खर्च करके पानी को निकाला। फिर उसमें मतलब ने 4-5 लाख रुपये से मलबा डाल के इस ग्राउंड को जितने भी देख रहे हैं और ये घाट ये सब जो तैयार देख रहे हैं ये सब हमारे कार्यकर्ता दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ता को तन मन धन की वजह से ये है। ये सब होने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा जो तीर्थ विकास समिति है उनके द्वारा जो छठ के आयोजन किया जाता है उसके तहत ये घाट बन रहा है। पूर्वांचलियों की लोक आस्था से जुड़ा महापर्व छठ पर्व की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। ऐसे में राजधानी दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के किराड़ी इलाके में, जहां पर साफ तौर पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से छठ पर्व की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। यहां पर ऐसे घाट बनाए जा रहे हैं जहां पर छठ व्रती आएंगे और यहां पर अपनी पूजा उपासना करेंगे। आपको बता दें कि इस मैदान में पिछले तकरीबन 3 दशक से छठ पर्व का त्योहार हर साल बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। यहाँ के समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए और छठ व्रतियों के लिए यहाँ पर 20 जो घाट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो छठ व्रती यहाँ पर जो अपनी पूजा उपासना करने आएंगे उनको किसी
किसी भी तरह की दिक्कत समस्याओं का सामना ना करना पड़े। साथ ही लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस और इनके विशेष तौर पर वॉलंटियर भी तैनात किए जाएंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नहाय खाए से शुरू हुए छठ पर्व की तैयारी लगातार जोरों शोरों पर चल चुकी है और उसके बाद अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस महापर्व में लोगों की जो आस्था देखने को मिलती है, यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और छठ पर्व के अपने आस्था से जुड़े इस पर्व को मनाते हैं। के न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगली अहम रिपोर्ट की और दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के बोड़पुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें, घटना के अनुसार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और उसके बाद मौके से फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली के मोती नगर में बीते दिनों दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात को दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटे में सुलझाते हुए एक शख्स को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अत्याधुनिक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की। आरोपी ने मोती नगर इलाके में हथियार के बल पर एक शख्स से स्कूटी, बैग और पर्स लूट लिया था। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में पराली जलाने का असर अब हरियाणा वासियों को ही दिखाई पड़ रहा है। जींद के सरकारी अस्पताल में अस्थमा मरीजों की संख्या दुगनी हो गई। डॉक्टर वायु प्रदूषण को इसकी मुख्य वजह बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में जींद के सरकारी अस्पताल पराली के बाद से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये बढ़ते वायु प्रदूषण का नतीजा है। जींद अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि ओपीडी में अमूमन 1700 के करीब मरीज आते थे। ये संख्या अब 2000 पार कर गई है। अस्थमा मरीजों की संख्या तो पहले से दोगुनी हो गई है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी ओपीडी में भी पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं जो इस तरह के, जिनको अस्थमा की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, वो उनको ये फीचर एग्जेजरेट हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में भी आते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक सामूहिक प्रयास है। समाज के सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। अकेली सरकार या कोई भी एक संस्था कुछ नहीं कर पाएगी। पटाखे तो हम जलाना कम कर ही सकते हैं, पराली जलाना कम कर सकते हैं। जैसे जब से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तब से केसेस जो हो रही है, बच्चों में सांस की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। एलर्जी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को हमें भाप देनी ही पड़ रही है। कुछ बच्चों को एडमिट करने की भी नौबत आ रही है। तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से ये दिक्कत सारी की सारी। डॉक्टर बढ़ते प्रदूषण के लिए पटाखे और पराली जलाने को जिम्मेदार मानते हैं। वे प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। मास्क लगा, इनको अननेसेसरी तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बाहर अगर निकलना पड़ता है तो मास्क लगा के निकलें। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो सनराइज के बाद ही करें और तब गर्म पानी पिए। बाकी मेन यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कोशिश करो कि कम से कम बाहर निकले। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, ठीक है। अगर बच्चे में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है खांसी को तो तुरंत दिखाया जाए। तो कई बार बच्चों की हालत रात में इतनी ख़राब हो जाती है, सुबह तक वेंटिलेटर पे रहने की नौबत भी आ जाती है कई बार बच्चों में। तो बच्चों को जैसे ही आए खांसी वगैरह हो अलग तो तुरंत अपने नज़दीक जो भी बच्चों के डॉक्टर है उनको दिखाएं। ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, एलर्जी, खांसी के साथ सीने में जकड़न और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। भिंड से अगली खबर है जहां एक अनियंत्रित कार ने टमटम को टक्कर मारी है। टमटम चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। वृद्ध महिला और एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर, एक अनियंत्रित कार ने टमटम को टक्कर मारी है। टमटम चालक सहित आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर, जहां महिला प्राची दुबे संग ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ये मामला 6 माह बाद पीड़ित महिला को रकम वापस मिली है। ये 6 महीने पहले मामला सामने आया था, उसके बाद अब 6 महीने के बाद रकम वापस मिली। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3,88,000 की रकम ठगी गई थी। जालसाजों ने कंपनी के खाते में कराई थी ट्रांसफर। महिला ने हजरतगंज साइबर क्राइम सेल में की थी शिकायत। एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम सेल ने कार्रवाई शुरू की थी और 6 महीने के बाद अब रकम वापसी मिली है। तो जालसाजों ने कंपनी के खाते में कराई थी रकम ट्रांसफर। महिला ने हजरतगंज साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां 2 पत्रकारों को निर्वस्त्र कर पीटने का यह मामला, जहां ब्राह्मण महासभा ने सड़कों पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। ब्राह्मण महासभा ने पीड़ित पत्रकारों के लिए न्याय की मांग की है। पीड़ित पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं आरोपी सरीला चेयरमैन को जल्द गिरफ्तारी करने की भी मांग की गई। न्याय न मिलने पर अनशन करने की भी चेतावनी ब्राह्मण महासभा के द्वारा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया है। हमीरपुर मुख्यालय का ये पूरा मामला है। आपके साथ, और आज आप कहां पर आए हो, किन आपको साथ समर्थन दे रहे हैं? आज हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर को यहाँ पे पत्र देने आए थे, क्योंकि हमारे साथ सरीला चेयरमैन और लगभग 1 दर्जन साथियों के साथ बंधक बनाकर हमारे साथ 3 घंटे लगातार दरिंदगी की गई। उसके वीडियो जब वायरल हुए तो शासन प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए हमने उनके पर मुकदमा लिखवाया। जब मुकदमा लिखवाया तो सत्ता के चेयरमैन के पावर के मद में हमारे खिलाफ क्रॉस एफआईआर लिख दी गई। मतलब वीडियो दिखाने के बाद भी हमारे खिलाफ क्रॉस एफआईआर लिख दी गई। जब हम इस संबंध में लखनऊ गए, लखनऊ से जब यहाँ पे आदेश आया शासन की तरफ से, तब ये न्याय देने की बात कर रहे हैं। अगर इसी जगह सत्ता के चेयरमैन का हम लोगों ने किया होता, जैसा हम लोगों के साथ हुआ है अन्याय और दरिंदगी, अगर यही हमने की होती तो अब तक हमारे घर पे बुलडोजर चल चुका होता। तो ये सत्ता के चेयरमैन को बचाने की जो कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हम लगातार जो अन्याय हो रहा है, आए दिन पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, खबर रोकने के लिए जो साजिशें हो रही है, कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है। और इसमें सत्ता पक्ष को खुल के ये पत्रकारों पे हमले रोकने चाहिए। और जो दरिंदगी करने वाले ये सत्ता के लोग हैं। अब रुक रही अगली अहम खबर का। खबर प्रयागराज से, जहां गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप ने ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल सिविल लाइंस में गोल्डी वार्षिक विक्रेता दूध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि गोल्डी मसाले के डायरेक्टर सुदीप गोयनका थे। सुदीप गोयनका ने अपने संबोधन में बताया कि आगामी कुंभ मेले में गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड किस तरह की भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मेले में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसको लेकर गोल्डी मसाले ग्रुप को अपनी तैयारी करनी चाहिए। विक्रेता दूध सम्मेलन में पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। इसमें कई प्रकार की श्रेणी के पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार मोटरसाइकिल एवं द्वितीय पुरस्कार एलईडी टीवी थी। ये पुरस्कार गोल्डी ग्रुप ने अपने डीलरों और दुकानदारों को देने की घोषणा की। इस अवसर पर गोल्डी मसाले ग्रुप के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ कई डीलर और दुकानदार भी उपस्थित रहे। पूरे भारतवर्ष में प्रयागराज में 13 जनवरी से 2 मार्च तक महाकुंभ का आयोजन होता है। जिस तरह की तैयारी मुझको साक्षात रूप से यहाँ दिखाई दे रही है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रयागराज के प्रशासन और पुलिस को बधाई देता हूँ। जब निरंतर कई महीनों से इस पे लगे हुए हैं। जैसे मुझे पता चला, लगभग 30 करोड़ लोगों का यहाँ आने का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि कभी भी प्रदेश में, देश में, किसी भी शहर में अगर टूरिज्म बढ़ेगा, चाहे वो रिलीजियस हो या वो सीनिक हो या कैसे हो, तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ना ही निश्चित है। तो वही इकॉनमी को आगे बढ़ाता है। रोडवेज हो, हाईवेज हो, यातायात हो, रेलवेज हो, हवाई जहाज हो, ये सब के चलते हुए जो विकसित भारत का सपना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमारे देश के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने ले रखा है। इसमें गोल्डी समूह भी अपना योगदान देने को निरंतर प्रयास कर रहा है कि हम भी फूड इंडस्ट्री के होते हुए, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के होते हुए अपने को कैसे आगे बढ़ाएं और अपने
दुकानदार भाइयों का, कंज्यूमर्स का और विक्रेताओं का कैसे मुनाफा बढ़ाते हैं। अपना इंट्रो दे दीजिए। सुदीप गोयंका, डायरेक्टर गोल्ड रिजर्व। थैंक यू। अब बढ़ते हैं अगली ऐप खबर की ओर। सिद्धार्थ नगर में मां लक्ष्मी के मूर्ति विसर्जन को लेकर ले जाते समय डुमरियागंज नगर पंचायत के माली मैनहा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के पास से पत्थरबाजी कर मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दी। पत्थरबाजी में ट्रैक्टर ट्राली पर बैठी 2 लड़कियों को भी चोट लग गई। नाराज ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्राली समेत मूर्ति को सड़क पर खड़ा कर दिया और मंदिर चौराहे पर एकत्रित होकर जाम लगा दिया। प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। डुमरियागंज एसडीएम और थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां यूपी सीडा की 50 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल काटने के मामले में स्थानीय प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला अमरिया थाने के पचपेड़ा क्षेत्र का है, जहां पर कुछ लोगों ने त्यौहार के दौरान रात के अंधेरे में सरकारी भूमि पर लगी फसल काट ली। यूपी सीडा के वरिष्ठ प्रबंधक ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि त्यौहार का फायदा रात के अंधेरे में लोगों ने यूपी सीडा के 50 एकड़ भूमि में लगी फसल काट डाली। पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अगली खबर झांसी से है, जहां गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। जिला अधिवक्ता संघ झांसी, टैक्स बार एसोसिएशन झांसी, तहसील एसोसिएशन की तरफ से जिला अधिकारी झांसी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। साथ ही मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठाई गई। गाजियाबाद में जिला जजी परिसर में जिला जज के निर्देश पर जो अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया है और अधिवक्ताओं को अपनी आवाज़ उठाने का भी मौका नहीं दिया और अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराई गई है, उससे संपूर्ण भारतवर्ष के अधिवक्ताओं में रोष है। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम सभी अधिवक्ता आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए हुए थे और जिला बार एसोसिएशन एवं झांसी टैक्स बार एसोसिएशन व तहसील बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और हम सबकी मांग है कि अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। काम आप तो पत्रकार के साथ वकील भी हैं, गाजियाबाद में जो वकीलों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ वो बहुत निंदनीय घटना थी। अगर अधिवक्ताओं में एकता और इसका विरोध नहीं करेंगे तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरह के अधिकारी हैं जो आए दिन वकीलों का उत्पीड़न करते रहेंगे। हमें इसका विरोध करना है, ये विरोध की शुरुआत है, ऊपर से जो हमें निर्देश मिलेगा वो भी करेंगे। और झांसी में तो हमारे कार्यकाल में किसी की हिम्मत वकील का उत्पीड़न करने की नहीं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है और जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने दीवानी परिसर में रैली निकाली। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जनमंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच के मोतीपुर तहसील क्षेत्र के मिहीपुरवा ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तहसीली दिवस में लगभग 140 प्रार्थना पत्र पहुंचे, जिसमें 2 प्रार्थना पत्र का तत्काल जिलाधिकारी मीका रानी के आदेश पर निस्तारण हुआ और किसानों को
खाद की हो रही समस्या को लेकर जब जिला अधिकारी मोनिका रानी से बात की गई तो जिला मोनिका रानी ने उस उप जिला अधिकारी मोतीपुर संजय कुमार व तहसीलदार अंबिका चौधरी को जांच करने का आदेश दिया और किसानों को कोई दिक्कत ना हो, किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। तहसील दिवस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य विकास अधिकारी सहित लगभग सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस का आयोजन जो है तहसील मोतीपुर में किया था, तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। कुछ विद्युत के थे, कुछ राजस्व के थे, कुछ पुलिस विभाग के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। तो जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उसमें तत्काल कानून को लेखपाल से मौके की स्थिति को पता किया गया और उन्हें निर्देशित किया गया कि आज और ज़्यादा से ज़्यादा कल में उनका जो है गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। इसके अलावा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सचेत किया गया है कि जो IGRS है, तहसील दिवस है, उनके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अन्यथा किसी के विरुद्ध भी कार्रवाई इसमें हो सकती है अगर सरसरी एक्शन लगाई जाए। मैम, एक बड़ा सवाल है, किसानों की इस समय फसल बुआई का सीजन चल रहा है और किसानों को कोई भी खाद उपलब्ध नहीं मिल रही है। प्राइवेट दुकानों पे जहाँ भी खाद मिल रही है वहाँ 1800 से और 2000 के बीच में खाद दी जा रही है। क्या कारण रहा है जो किसानों को खाद नहीं मिल रही? खाद के विषय में सभी जो समितियाँ हैं उन पे नोडल अधिकारी लगाए गए हैं और जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं, विकास के अधिकारी हैं, वो भी मौके पे जाके जो है समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा जो ये संज्ञान में लाया गया है कि कुछ प्राइवेट समितियां हैं वो ज़्यादा धनराशि लेके जो है खाद का निर्गमन कर रही है, तो मैं SDM साहब को निर्देशित कर रही हूँ कि ऐसी सभी समितियों की जांच वो अपने स्तर से करवा लें जहाँ पर इस प्रकार की समस्या। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल से डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मामला शहर के शिव सर्जिकल सेंटर का है, जहां प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से आपको बता दें लेबर ऑपरेशन के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर कॉलोनी का है, जहां सकरा गांव की रहने वाली गर्भवती महिला राम प्यारी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने आपको बता दें महिला के परिजनों से डिलीवरी के लिए सर्जरी की बात कही। डिलीवरी के लिए सर्जरी के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। एक नंदगंज निवासी कन्हैया बिंद, उनकी बहू को अपनी बहू को लेके ये उसके प्रसव के लिए इस हॉस्पिटल में लेके आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन्होंने बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। बनारस में दीर्घ आयु सेंटर वहाँ पर जब तक ये पहुँचती तब तो उसकी डेथ हो गई। परिजनों ने डेड बॉडी को लाकर इस सर्जिकल नर्सिंग होम में रख दिया और उनसे डॉक्टर के ऊपर लापरवाही, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। मेरे घर की एक तो भतीजी है, उसको लेबर पेन हुआ था, डिलीवरी होने वाली थी। उसी पर्पज से लेकर इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और आने के बाद बच्ची एकदम बिल्कुल ठीक थी, अपने से चल कर आई। आराम से उन लोगों से पूछा गया कि कैसे क्या इलाज होगा, तो वो लोग कहे कि 25,000 लगेगा, ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हो जाएगी। हम लोग कहेंगे ठीक है। हम लोग के पास 5,000 रुपया था, वो जमा कर दिया गया और बाद में देने के लिए कह दिया गया। सब कार्रवाई हो रही थी। बच्ची ऑपरेशन थिएटर में OT में मतलब अपने से चल कर ठीक ठाक अवस्था में गई और 15-20 मिनट के बाद बच्ची को हम चिल्ला रही थी तो हम लोग गए, जैसे जो और लोग थे, हम उसमें वर्तमान में तो नहीं थे लेकिन सभी लोग थे, ये भैया थे खुद हैं वहाँ पे, और वो कहे लोग की कहें कि मतलब CPR लोग दे रहे थे, अचेत अवस्था में थी एकदम। वहाँ से रिफर किया गया तो इन लोगों का घर वालों का कहना है साफ था कि लड़की मर चुकी थी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनेन्द्र कुमार सिंह व उप जिलाधिकारी अमृतपुर ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 82 शिकायतें आई, जिसमें से राजस्व विभाग की 21, पुलिस विभाग की 15
साथ ही विकास विभाग के 17, विद्युत विभाग की 5, चकबंदी की 14 और अन्य विभागों की 10 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी बची 77 शिकायत पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का शासन के मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर के रेहड़ इलाके में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज पर्यटकों के जंगल सफारी के लिए एक बार फिर खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पर्यटकों के लिए इस बार 6 नवंबर से शुरुआत की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्र का उद्घाटन इस बार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री KP मलिक के द्वारा किया जाएगा। अब पर्यटकों को घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। ये जो हमारा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उसका तृतीय इको पर्यटन सत्र दिनांक 6 नवंबर 2024 से प्रारंभ होगा। माननीय हमारे वन राज्य मंत्री श्री KP मलिक जी इसका जो है शुभारंभ करेंगे। इसमें हम लोगों ने जो पहले की जो व्यवस्था है उसमें हम 2-3 सुविधाएं और अतिरिक्त इसमें इस वर्ष जो है जो हमारे पर्यटक हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। पहली तो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग का, उसका भी विंडो हम ओपन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैफेटेरिया है अमानगढ़ का वो भी इस सत्र में संचालित रहेगी पर्यटकों के लिए। और साथ ही साथ जो है अमानगढ़ के जो भी हमारे बाथ टावर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनका सबका तैयारी कर लिया गया। हमारा फायर लाइन, व्यू लाइन सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आशा है कि इस बार पर्यटक और अधिक संख्या में आएंगे और पूरा उनको वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का पूरा उनको अनुभव प्राप्त होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले में इस बार 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इंतजाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। बीते साल के मुकाबले इस बार सड़कों की चौड़ाई व मजबूती भी बढ़ाई जाएगी। मेला स्थल को 15 सेक्टर में बांटा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले को इस बार और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर खास इंतजाम किया जा रहा है। करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में लगने वाले मेले में अमरोहा के साथ ही आसपास दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु शामिल होंगे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से, जहां त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद अब एटीएम में रुपयों की किल्लत देखने को मिल रही है। शहर क्षेत्र के ज्यादातर एटीएम खाली है। ग्राहकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। SBI बैंक के एटीएम के अलावा अन्य बैंकों के एटीएम सिर्फ 100 पीस बनकर रह गए हैं। रोडवेज बस स्टैंड के पास एटीएम CDM मशीन में कुछ देर में नोट खत्म हो गए, जिसके बाद दोपहर से सेवाएं बंद नजर आई। दिवाली से पहले मंगलवार को धनतेरस पर सभी बैंकों के एटीएम में नकदी डाली गई थी। उसके बाद बृहस्पतिवार से रविवार तक अवकाश रहा। बैंक 5 दिन से बंद है। इस कारण एटीएम में नकदी नहीं डाली जा सकी। रविवार को सबसे ज़्यादा लोगों को नकदी निकासी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन रोड पर कई बैंकों के एटीएम लगे, सिर्फ एक बैंक में ही धनराशि उपलब्ध हो पाई। खाली हुई है भैया, पैसे क्या इसमें? 6 एटीएम है ये, जिसमें पैसे नहीं मिले आपको? पीछे 5 एटीएम देख के आ रहे, 6 ये है। 6 है तो 5 में पैसे नहीं मिले, इसमें भी कुछ उम्मीद नहीं लग रही क्या? कुछ लोग वापस जा रहे हैं ना। अच्छा, तो क्या पैसे किल्लत लग रही है एटीएम में? ऐसा ही लग रहा मुझे तो। किस काम के लिए चाहिए थे आपको? पैसे चाहिए घर के खर्चे के लिए। लिए। घर के खर्चे के लिए। तो मिले पैसे ही नहीं। अच्छा, किस काम के लिए चाहिए थे वो? हॉस्पिटल में भर्ती है कोई? अच्छा, तो यहाँ SBI के एटीएम पे आए हैं, तो यहाँ भीड़ वगैरह है क्या? काफ़ी लाइन लगी है। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं, यहाँ कुछ निकल रहा है? हाँ, यहाँ क्या है, लेकिन लाइन ज़्यादा है। लाइन ज़्यादा है, थोड़ा समय लगेगा, तो दिक्कत हो रही है काफ़ी। आप देखोगे कल शाम को 3 एटीएम देखे मैंने। हाँ, ये दो, एक उसके सिटी हॉस्पिटल के पास में एक एक्सिस है, तीनों में पैसे नहीं थे। आज भी देखा, आज भी नहीं है। अभी एक्सिस होके आ रहे हैं, SBI में आज मिला है, वो भी यहाँ भीड़ बहुत है। यहाँ भीड़ बहुत है। भर्ती कौन है आपका? भाई
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने ओडिशा से कानपुर क्षेत्र में गांजे का अवैध तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसको कंटेनर में छिपाकर कानपुर के लिए लाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक क्राइम ब्रांच और डीसीपी बिल्हौर के नेतृत्व में कानपुर के कई इलाकों में गांजे की आपूर्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस जानकारी को लोकल सोर्स और टेक्निकल जांच पड़ताल के जरिए से और विकसित किया गया, जिसमें एक ट्रक में गांजे को छिपाकर ओडिशा से कानपुर लाया जा रहा है। वहीं पकड़े गए सातिरों में एक व्यक्ति कानपुर देहात का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, बाकी के 3 हरियाणा के रहने वाले हैं। 4 नवंबर को प्रातःकाल जनपद की स्वाट टीम ने थाना अरौल की पुलिस के साथ में मिल करके एसीपी बिल्हौर के नेतृत्व में एक सराहनीय कार्य किया है। यहाँ पे जो गांजा तस्करों के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी, तो ऐसे गांजा तस्करों के पीछे हमारी टीमें लगी हुई थी। आज प्रातःकाल उनमें से एक व्यक्ति के माध्यम से करीब 3.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा उड़ीसा से लेकर के कंटेनर में लेकर के आया जा रहा था। उस कंटेनर के आगे आगे एक बोलेरो चल रही थी, तो बोलेरो और कंटेनर इन दोनों के चालकों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब नेशनल बैंक बाराबंकी में चोरी की कोशिश की गई है। बैंक में लुटेरों ने जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर एसएसपी और सीओ समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस बैंक के बाहर और अंदर लगे 70 सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर पुलिस ने खंगाला। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छाया चौराहे की है। पुलिस ने छानबीन के बाद पीएनबी बैंक में लूट का प्रयास करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर के शाहिद खान ने साजिश रची थी। ग्राइंडर के माध्यम से ताला काटने का प्रयास किया। बैंक में अवकाश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। स्वाट सर्विलांस एवं कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने गिरफ्तारी की है। एसएसपी उत्तरी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आज दिनांक 4/11/2024 को छाया चौराहा के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर ने थाने को सूचित किया कि उनके जो उनका बैंक है का प्रयास हुआ है और आप इसको तुरंत चेक कीजिए। इस सूचना पर हमारे दोनों सीओ साहबान, सीओ सिटी श्री सुमित त्रिपाठी जी और सीओ सदर श्री हर्षित चौहान जी और हमारे इंस्पेक्टर श्री आलोक मणि त्रिपाठी, ये सभी वहाँ पहुँचे। इनके साथ स्वाट सर्विलांस, हमारी फिंगर एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पहुँचे हम लोग और वहाँ पे मुआयना किया। प्रेमा फेसाई जब पूरी उनके साथ देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने इनके बैंक परिसर में घुसा है, कोई व्यक्ति इसमें घुसा है, लेकिन संजोग से जो इनका चेस्ट है, उस चेस्ट का जो मुख्य दरवाजा है वो टूटा हुआ नहीं पाया गया। उसके बाद वहाँ पे उपलब्ध बैंक में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और साथ ही में अन्य आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को कवर करने हेतु 5 टीमों का गठन किया गया। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर कौशाम्बी से, जहां फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में कौशाम्बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्यों ने बाजू में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 मिनट का मौन रखकर पत्रकार दिलीप सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। पोस्टमार्टम हाउस में पत्रकारों से अभद्रता करने के मामले में सीओ सिटी को निलंबित किए जाने की मांग की है। पत्रकार दिलीप हत्याकांड में सीबीआई जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हमीरपुर में पत्रकारों से अभद्रता के मामले में भी कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी के अध्यक्ष अली मुक्तेदा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष जी रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद निवासी एक महिला ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश की। महिला के आत्मदाह करने से पहले विधानसभा के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसको रोक लिया। आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला को महिला पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लेकर जीप में बैठाया और हजरतगंज थाने ले गई, जहां पर महिला से पूछताछ की जा रही है। महिला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। थाना स्तर पर महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस कारण वो अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी, लेकिन
उसको जनता दरबार में भी नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते उसने विधानसभा के बाहर आत्महत्या करने जैसा घातक कदम उठाया। लोनी गढ़ी सबलू गांव निवासी ममता के देवर जयप्रकाश का जमीन को लेकर पिछले 3-4 साल से विवाद चल रहा है। 2004 में पीड़िता के देवर जयप्रकाश ने अपनी जमीन पर कुछ हिस्सा बेच दिया था। पीड़ित महिला का आरोप है कि 2004 से ही जमीन के पैमाइश को लेकर विवाद है। रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा जिले के भरथना इलाके में पंचवटी के सामने एक दारोगा की बेकाबू दूध टैंकर से कुचल कर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद दूध टैंकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। ऑन ड्यूटी दारोगा की मौत के बाद पुलिस के सभी अफसर मौके पर पहुंच गए। भरथना के पुलिस उपाधीक्षक अतुल प्रधान ने बताया कि दारोगा रईस पाल अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से ड्यूटी के लिए कस्बे की ओर जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल वाले से मामूली से टक्कर होने के बाद वह गिर गए। वहीं सामने से आ रहा दूध का टैंकर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद दूध टैंकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक दूध का टैंकर भरथना की ओर से इटावा की ओर आ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत अधिक तेज थी, जिसकी चपेट में आने से दारोगा की मौत हो गई। दिनांक 4/11/2024 को एक बहुत ही दुखद घटना हुई है थाना भरथना थाना क्षेत्र में। पूरा पुलिस महकमा इससे बहुत ही दुखी है, इटावा पुलिस का, और निश्चित तौर से ये बहुत ही बेहद दुखी और दर्दनाक घटना हुई है। सुबह हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं श्री रईस पाल सिंह, वो ड्यूटी के लिए आज चूँकि सोमवार का दिन था और थोड़ा बैंक वगैरह की सुरक्षा के लिए ड्यूटी निकल के वो अपना बैंक चेकिंग वगैरह के लिए निकले थे कस्बा भरथना में। तभी एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में एक टैंकर की चपेट में आ गए, जिससे उनको काफ़ी गहरी चोटें लग गई। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जो हमारे इंस्पेक्टर भरथना हैं, सीओ भरथना हैं, SPRA सभी मौके पर, मेरे द्वारा भी उनकी निरीक्षण कर लिया गया है और ये बहुत दर्दनाक और बेहद दुखद घटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गजरौला से, जहां दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने भारत पेट्रोल पंप के कैशियर दरियापुर गांव निवासी जबर सिंह से दिन दहाड़े 5.5 लाख रुपए लूट ली। लूटपाट के दौरान कैशियर के साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड सोमपाल सिंह ने बदमाशों से हाथापाई करते हुए पेचकस से वार कर घायल भी कर दिया। वहीं सुरक्षा गार्ड द्वारा बचाव के लिए 2 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल गार्ड को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। हाईवे पर तड़का होटल और भारत पेट्रोल पंप संचालित है। आपको बता दें कि कैशियर गार्ड के साथ हसनपुर मार्ग पर स्थित SBI बैंक शाखा में पंप के 5.5 लाख रुपए कैश जमा करने जा रहा था। पेट्रोल पंप के मैनेजर अतुल कुमार ने 5.5 लाख रुपए लूटे जाने का दावा किया। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां रेपुरा क्षेत्र के आपको बता दें लालापुर स्थित वाल्मीकि आश्रम के महंत की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर अस्थायी दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें दुकान हटवाए जाने से आहत व्यक्ति ने लगाई फांसी, पर जिन्होंने गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला रेपुरा थाना क्षेत्र के लालापुर स्थित वाल्मीकि आश्रम का है, जहां सोमवार की सुबह 11 बजे किशोर प्रसाद केसरवानी, जो घर से कुछ दूर जाकर गांव में नीम के पेड़ में उन्होंने फांसी लगा ली। वहीं आसपास मौजूद ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में केशव प्रसाद को नीम के पेड़ से उतारकर परिजनों की मदद से गंभीर अवस्था में सोनेपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि आश्रम के महंत द्वारा उनको आए दिन प्रताड़ित किया जाता है और प्रसाद की दुकान हटवा दी जाती है तथा गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। एक महीने बाबा जी के उसमें किसियान थे, कल दरोगा आए थे, दरोगा हटा के दूसरी जगह दुकान लगा लिए। दरोगा पुलिस सब उसी बाबा के पास बोलते हैं और पब्लिक की कोई नहीं सुनाई होती है। दुकान लगा रहे तो 4 बार कहके हमारी दुकान हटवाया, ये जगह वो जगह से 4 जगह से हटवाई गई दुकान हमारी। तो फिर कल किसिया के मारे, फिर कल किसिया ने गरियाई ये भरत दास गाली दिया बाबा। और पुलिस आई तो पुलिस दूसरे जगह दुकान वह रहा, दरोगा रहा, हटवा के दूसरे जगह आम की दुकान में दुकान लगवा ली थी।
अगली खबर का रुख करेंगे खबर कुशीनगर से, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने करसिया स्थित भरोली पोखरा छठ घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पथ प्रकाश, पार्किंग, साउंड, माइक और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी छठ घाटों की उचित साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जनरेटर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही पार्किंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर गाजीपुर से, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के मामले में शिव सर्जिकल सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर दिया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर कॉलोनी में स्थित शिव सर्जिकल हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। इस अस्पताल के संचालक और प्रबंधक पर मृतकों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामले में परिजनों ने पुलिस में भी केस दर्ज कराया। अस्पताल में डिलीवरी के लिए सर्जरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। गाजीपुर के सकरा गाँव में रहने वाली राम प्यारी नामक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर को मेरे संज्ञान में आया कि एक चिकित्सालय शिव सर्जिकल हॉस्पिटल, जिसमें एक जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई है, जो कि अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रथम दस्तिया अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, जिसकी जांच के लिए अविलंब डॉक्टर मुंशी लाल को वहां भेजा गया, जिन्होंने वहां पर जाकर अस्पताल को सील कर दिया गया। एक जो मरीज था, उस मरीज को उन्होंने जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट आने पर जो भी उचित कार्रवाई है संबंधित के खिलाफ की जाएगी और आप लोगों को पुनः सूचित किया जाएगा। अगली खबर भी गाजीपुर से है, जहां गंगा नदी में डूबने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। अपने परिजनों के साथ गंगा में नहाते समय मासूम बच्ची नदी में डूब गई। मामला सैदपुर थाना क्षेत्र के पक्के घाट का है बताया जा रहा है, जहां वाराणसी के चौबेपुर इलाके में रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची तानिया अपने ननिहाल गाजीपुर के बौरवा गाँव आई हुई थी। इसी दौरान वो अपनी मौसी और अन्य परिजनों के साथ गंगा घाट पर पहुंची। परिजन गंगा स्नान कर रहे थे और बच्ची नदी में खेलने लगी। इसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गई। गंगा में डूबी मासूम का 100 गोताखोरों ने बाहर निकाला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में बाइक से घर लौट रहे दंपति को 2 बाइक पर सवार 5 की संख्या में मनबड़ों ने रोककर मारपीट करते हुए महिला के गले से सोने की चैन, कान से झुमका और 5,000 रुपए नकदी लूट लिया। विरोध करने पर मनबड़ों ने बाइक पर बैठी महिला को धारदार हथियार से मारपीट कर घायल भी कर दिया। घटना के बाद मनबड़ मौके से फरार हो गए। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के पखनपुर गाँव स्थित गन्ना कृषि पीजी कॉलेज के समीप क्षेत्र के सबर हद गांव निवासी जैनुद्दीन अपनी पत्नी किताबुन्निसा के साथ मोपेड बाइक से अखंड नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर घर से लौट रहे थे। पीजी कॉलेज के पास पहुंची तो 2 बाइकों पर सवार 5 की संख्या में लोगों ने उन्हें रोककर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर हमलावरों ने पत्नी किताबुन्निसा के सिर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। अंतर्गत सबरहद निवासी जैनुद्दीन के द्वारा एक सूचना थाना शाहगंज में दी गई कि उनकी पत्नी किताबुन्निसा को उन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा पैसों की लेन देन को लेकर धारदार हथियार से मारा पीटा गया है। इस संबंध में एफआईआर लिखकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। एम्बुलेंस द्वारा एक महिला किताबुन्निसा को यहाँ लाया गया। उनके परिजन उनके साथ थे और उनका इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि सामने सर में एक चोट है, जो जैसे देखने पे लग रहा है कि धारदार हथियार से है। प्राथमिक उपचार करके उनको अभी यही रखा गया है। कोतवाली से अगर कागज आ जाएगा तो मुआयना करके जिला अस्पताल के लिए दिखा के। कैसी हालत है सर उसकी? अभी उनकी हालत ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसा होगा फिर उसको। मामला था पूरा पैसा का लेन देन। क्या हुआ था पूरा बताइए। वहाँ से जब राहुल नगर से हम आ रहे थे
तो 12 बजे हमसे मिले, हमारे एक मलपटा पकड़ हमको पटक दिए। वहाँ मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ किए। एक सोने का सिक्कड़ है, एक आयरन है, 5000 रुपया है और बाकी कुछ नहीं है साहब। कौन लोग हैं वो? फिरोज है, अफजल है, सलमान है साहब। आखिर क्या विवाद था? ये पहले से हमारी उनकी पुरानी दुश्मनी थी सर। कैसी हालत है आपकी वाइफ की? हमारी वाइफ के चाकू लग गया है सर, उसकी जिंदगी बहुत खतरे में। कितने लोग थे वो? कितने संख्या में? 5 लोग थे, 2 को नहीं जानता, 3 को जानता हूँ सर। क्या कुछ कारण भी रहते मारते समय आप लोग से? ये पहले से हमसे दुश्मनी है। आज 8 दिन पहले मैं जलालपुर कोतवाली में हायर एप्लीकेशन दिया था, वहाँ भी मुझको धमकी दिया था कि मैं पा जाऊँगा तो आपको जान से मार डालूँगा। और वहाँ 20,000 रुपया कोतवाल साहब को देकर हमारी सुनवाई नहीं हुआ सर। आज 8 दिन नहीं बीता सर, हमारी बीवी की जान लेना। किस थाने में पैसा दिए थे? जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर, जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ चुकी है। वही घायलों को रामनगर चिकित्सालय लाया गया, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों का हालचाल जाना। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे मुख्यमंत्री तो उनका क्षेत्रीय लोगों के साथ घायलों के तीमारदारों ने भी जमकर विरोध किया, साथ ही नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ पर करीब यात्री बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिससे ये बड़ा हादसा सामने आया। देखिए, सुबह से हम डेड बॉडियां धो रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। ऋषिकेश के जो डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा हम रेफर नहीं करेंगे, यहीं पे इलाज कर लेंगे इनका। लेकिन उन डॉक्टरों से कहा गया हमें, उन्होंने जब इक्विपमेंट मांगे कि इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम करा, बाकियों को यहाँ से रेफर कर दिया गया, एकदम रेफर कर दिया गया। पहाड़ से वो इतनी दूर से यहाँ चल कर आए, कैसी स्थिति में आए, कोई कटे हैं कोई फटे हैं, लेकिन यहाँ से सीधे रेफर सेंटर कर दिया गया। हमारी मांग ये थी कि ये पीपी मोड पर चल रहा है हॉस्पिटल, इसको हटा करके आप फिर से सरकारी हॉस्पिटल बनाइए। आज एक दुखद घटना यहाँ पर हुई है। हमारा मकसद विरोध करना था मुख्यमंत्री का। हमने प्रशासन से कहा कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री से करवा दीजिए, और हम जो बात रखना चाह रहे कि जो ये सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से हटाने के लिए हमने बात करनी थी मुख्यमंत्री जी से। प्रशासन ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पिछले दरवाजे से वो लेके चले गए और वहीं से लेके आ रहे थे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। हम उनसे कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है, और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ, और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा। तो आज हम सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि इस रामनगर के अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। ये कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इस हॉस्पिटल को हाईटेक होना चाहिए। पहले तो इसे हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि बसों की दुर्घटनाएं होती है पहाड़ों में होती है, और सबसे पहले मरीज यहाँ लाया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे मीडिया के बंधु भी यहाँ पर सुबह से क्या इसकी स्थिति थी, इसलिए हमने जो है मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। बहुत दुखद है, और जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके पारिवारिक जनों को जो है समय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और कुछ को रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेक्टर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ में जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। पहाड़ों में रोड के हालात बहुत हुए हैं, और जहाँ पर हादसा हुआ डिवाइडर तक नहीं था सर। देखिए, उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुए लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम अभी तक बनकर पूरा तैयार नहीं हो पाया, जिस कारण क्षेत्र के युवाओं को प्रैक्टिस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के कबड्डी खेल से जुड़े खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता ने कालाढूंगी के युवा खिलाड़ियों को साथ देते हुए कबड्डी के मैदान का निर्माण करवा दिया है। युवा खिलाड़ियों ने मयंक गुप्ता का आभार जताया। वहीं कई बार स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मिनी स्टेडियम के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं बीजेपी सरकार में पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे द्वारा मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जा चुका है। युवाओं में आक्रोश है कि मिनी स्टेडियम का उद्घाटन होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
सालों से खेलते हुए बच्चा और काफ़ी पत्थरों में और काफ़ी बड़े बड़े कंकड़ों से सामना करना पड़ रहा था। तो हमने एक बार अपने समाज सेवी बड़े भाई मयंक भैया से इस विषय में विचार किया। तो उन्होंने एक बार विचार करने पे ही हमारा बहुत साथ दिया इस ग्राउंड के लिए। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से एक ट्राली मिट्टी की व्यवस्था करूँगा। और ज़्यादा ना कहते हुए हम अपने बड़े भाई मयंक भैया का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हम बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे छोटे और छोटी बहनों के लिए इतना सोचा। कबड्डी का जो हमारा कालाडूंगी का स्टेडियम है, लगभग 5 वर्ष से इसकी घोषणा हो चुकी है और अभी तक इस ग्राउंड में कुछ कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते हमारे जितने क्षेत्र के युवा हैं, खिलाड़ी हैं, जो हमारे कई ऐसे नेशनल खिलाड़ी भी हैं जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं और उसके चलते यहाँ पर उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राउंड तो यहाँ पर व्यवस्थित है नहीं। इसी के चलते हमने एक कबड्डी का ग्राउंड उनके लिए उपलब्ध कराया है यहाँ पर, और क्षेत्र के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए ग्राउंड की उनके लिए व्यवस्था करी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनगर के होम स्टे में विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति सीखने में दिलचस्पी उनकी बढ़ रही है। स्पेन के रहने वाले एलेक्स रोड्रिगेज इन दिनों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में होम स्टे में रह रहे हैं। रोड्रिगेज की यहाँ के लोगों में खासी दिलचस्पी। उन्होंने बताया कि यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को जानने होम स्टे कारोबार को समझने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रहने वाले एलेक्स रोड्रिगेज इन दिनों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में होम स्टे में रह रहे हैं। रोड्रिगेज की यहाँ के लोगों में खासी दिलचस्पी है। उन्होंने बताया कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को जानने और होम स्टे कारोबार को समझने के लिए आए हैं। Well, my goal is to know about the Indian culture. I mean, I feel so happy that Mr. Ramesh gave me the chance to stay here with his amazing family in this heaven, as you can see, near to the nature. And yeah, my purpose is basically to learn more about the Indian culture and to see how people live here. So what I learned is basically how family are together, and all of them, they help each other. Also, I learned a little bit, because it's been only 2 days, I learned a little bit about the plants, about the animals, about a little bit of the region and what you can find here. रोड्रिगेज का इरादा यहाँ 14 दिन रहने का है। वे यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों के अलावा खान पान की भी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा जितना भी फॉरेनर गेस्ट आता है, मतलब कोशिश करते हैं हम कि अपना लोकल खाना, लोकल कल्चर, लोकल मतलब भाषा तो खैर नहीं सीख सकता हो, लेकिन जितने भी यहाँ की सब्जियाँ वगैरह हैं जो हम घर में उगाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी ले, कैसे बनाते हैं, कैसे यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर एलेक्स आए हुए हैं। होम स्टे में रहने वाले घरेलू सैलानियों ने एक विदेशी को भारतीय रीति रिवाजों में शामिल होते देखकर खुशी जताई। It's a surprise. Yesterday when I met him, it's a surprise. He is from Spain, and also I learned that he has traveled across many parts of the country, and he has very good knowledge about the country. And in fact, you know, he is serving us. It itself shows that he is very much interested with हमारा संस्कृति के बारे में. He knows much better. And he knows our culture. So I feel proud that we are becoming global also. At the same time, we say that we are Indians, but our customs and all those things are even to accommodate foreigners. रोड्रिगेज का कहना है कि वे भारत में सीखे अपने सबक स्पेन में भी लागू करना चाहते हैं। उनका मकसद वहां होम स्टे बिजनेस विकसित करना है। उनके मुताबिक स्पेन में होम स्टे को मुख्य रूप से बिस्तर और नाश्ते से ही जोड़ा जाता है। इस दौरान मेहमानों और मेजबानों के बीच कम से कम बातचीत होती है। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।